कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में आज हम सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द फोर्स exerted by circulating blood on the walls of blood vessel। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनकी दीवारों पर सर्कुलेटिंग ब्लड कितना प्रेशर, कितना फोर्स लगाता है, वही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ये पंपिंग एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टीरियल ब्लड वेसल्स का होता है। वेन्स का जो प्रेशर होता है, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ नहीं आता है, तो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाना है। तो हम जो वेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि वेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही अपने ब्लड को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। इन्हें पेरिफेरी से इकट्ठे होकर के एक बड़ी वेन में, चाहे सुपीरियर वेना का हुआ हो, इन्फीरियर वेना का हुआ हो, वहाँ तक पहुँचना होता है। तो जो मेन जो ब्लड प्रेशर है वो हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लेते हैं, आर्टरीज का प्रेशर मेजर करते हैं। The pressure of circulating blood decreases as the blood moves through arterioles, capillaries and veins। तो ये ब्लड प्रेशर कम होता रहता है जैसे जैसे वो आर्टरीज या वेन्स के थ्रू मूव करता है। हम इसे मरकरी के साथ, जो हम mmHg लेते हैं इन रेफरेंस टू मरकरी, हम इसे मेजर करते हैं। नॉर्मल हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारा 80 mmHg होता है। और इसकी रेंज रहती है 110 टू 140 mmHg, जो सिस्टोलिक प्रेशर की रेंज है, और डायस्टोलिक प्रेशर की जो रेंज है वो 60 टू 80 mmHg होता है। तो सिस्टोलिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या है? इज द पीक प्रेशर इन आर्टरीज विच अकर नियर द बिगिनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल। जब सिस्टोल हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम पर प्रेशर जो होगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। डायस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर इज द लोएस्ट प्रेशर एट द रेस्टिंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। मतलब एक टाइम पे जब साइकिल शुरू हुआ है, और दूसरा जब रेस्टिंग फेज है, तो वो डायस्टोलिक या रिलैक्सेशन फेज जो होगा, उस टाइम का प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा। Measures of arterial pressure are not static but undergo natural variations from one heartbeat to another and throughout the day। तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो एक ही जैसा स्थिर रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नेचुरल वेरिएशंस होते हैं, जैसे कहीं आप चल के आते हैं या दौड़ के आए हैं, और हर एक हार्ट बीट के साथ ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है। वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस होती हैं। तो सिस्टोल इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। ये हम जानते हैं सिस्टोल का अर्थ ही क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होना। इससे ब्लड जो है वो चैम्बर से बाहर आ रहा है। ठीक है। तो डायस्टोल का मतलब क्या होगा? जब व्हेन हार्ट फिल्स आफ्टर सिस्टोल, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन का जो फेज होगा वो डायस्टोल कहा जाएगा। हायर ब्लड प्रेशर, हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हर एक घर में 3 में से 1 बंदे को ये बीमारी होती है, हाइपरटेंशन। क्या है ये? कि ब्लड का जो प्रेशर है वेसल वॉल पर, अब वो 140 की हमने जो रेंज रखी थी, 140 से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 mmHg से भी ज़्यादा हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से भी ज़्यादा हो, तब हम उसे ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहेंगे।
कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो हाइपरटेंशन को बढ़ावा दे सकते हैं? ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, खाने में नमक ज़्यादा जो लोग लेते हैं, डाइटरी सोडियम या पोटाशियम का इंटेक जो लोग कम करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, एज के साथ भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, सिगरेट स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को फैमिली हिस्ट्री हो सकती है हाइपरटेंशन, और CHD क्या है? क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड, शॉर्ट टर्म कंट्रोल ANS बैरोरिसेप्टर्स और वेगस नर्व, इंटरमीडिएट कंट्रोल ट्रांस कैपिलरी शिफ्ट, और लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये क्या मतलब है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मली हमारी बॉडी में रेगुलेट कौन करता है? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, पर्टिकुलर किसी एक स्थिति में अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, उसे नॉर्मल लाने के लिए सिस्टम क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैरोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके वेगस नर्व के थ्रू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। इंटरमीडिएट कंट्रोल अगर होगा तो ट्रांस कैपिलरी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? ऑस्मोसिस, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर भेज दिया जाएगा। उससे क्या होगा? शरीर पर स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन वो जो सेलुलर फ्लूइड है वो सिर्फ कहाँ है? एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में है, वेसल के अंदर नहीं है। वेसल के अंदर नहीं होने से क्या होगा? ये प्रेशर मेंटेन रहेगा और जो इंटरनल सिस्टम है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेशर को आप कम कर, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेशर जो है, फ्लूइड जो है, उसको आप निकाल सकते हैं, यूरिनेशन करवा सकते हैं, लैक्सेटिव्स दे सकते हैं पेशेंट को, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है वो एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन से ही कंट्रोल रहता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, फास्ट पल्स रेट होता है तो कल भी बात की थी टैकीकार्डिया हम इसे कहते हैं, और स्लो पल्स रेट होता है तो ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। अब हम ECG के बारे में पढ़ते हैं। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल तरंगों से कार्डियक मतलब हार्ट को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में नोट करना है, हार्ट की एक्टिविटीज़ को, कार्डियक एक्टिविटीज़ को। तो ECG इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिन्हें हम स्किन पर प्लेस करके रख करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट करते हैं हार्ट की। These electrodes detect the teeny electrical changes on the skin that arising from the cardiac muscles। कार्डियक मसल की जो भी एक्टिविटी होंगी उनका वाइब्रेशन या उनका सेंसेशन, जो भी चेंजेस होंगे जो स्किन पर आते हैं वो उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारे वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनका यूज़ हम करते हैं डायग्नोसिस में। okay. ECG के यूजेस क्या होते हैं? इफ़ द हार्ट इज़ एनलार्ज, अगर हार्ट बढ़ा हुआ है साइज में, कंडक्शन पाथवे अगर एबनॉर्मल है, किसी तरह से SO नोड, AV नोड, यहाँ पर कंडक्शन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, रीजन जो है हार्ट के अगर वो कोई डैमेज हुए हैं, मान लीजिए हार्ट का जो टोटल एरिया है उसकी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं से हैम्पर हो जाती है, तो पर्टिकुलर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से वहाँ क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो इसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वो हार्ट के रीजन डैमेज होने से का हम ECG से पता लगा सकते हैं। इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई का कम होना,
चेस्ट पेन, एंजाइना बोलते हैं इसे, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, तो ये चेस्ट पेन, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट रेट और हार्ट की रिदम को जान सकते हैं। तो ईसीजी में क्या होता है, 12 लीड होती हैं, ठीक है, जो लीड्स हैं वो 12 होती हैं। 10 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स लिम्ब, ठीक है, तो जो 10 इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम पेशेंट के लिम्स पर, ठीक है, और चेस्ट सरफेस पर लगाते हैं। द ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज देन मेजर्ड फ्रॉम 12 डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग लीड के जो भी पोटेंशियल्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली इसमें 10 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। देयर इज केयरफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड लीड। एन इलेक्ट्रोड इज कंडक्टिव पैड इन contact with the body that makes electrical with the electrocardiograph. On standard 12 leads there are only 10 electrodes. ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है 12 लीड, यहाँ लिखा है 10 इलेक्ट्रोड, तो ये कह रहे हैं कि इनमें बिल्कुल डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोड्स 10 होते हैं और लीड्स जो हैं वो 12 होती हैं, क्योंकि अगर आप 12th क्लास की बात को ध्यान रखेंगे तो करंट के साथ साथ हमें अर्थिंग की भी ज़रूरत होती है, क्या न्यूट्रल पॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो बाकी के 2 लीड्स हैं वो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के साथ जो कांटेक्ट में होते हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ लिखे हुए हैं, राइट आर्म के लिए, लेफ्ट आर्म के लिए, राइट लेग के लिए, लेफ्ट लेग के लिए, ये लिम्ब्स के इलेक्ट्रोड हैं हमारे। फिर इसी तरीके से V1, V2, V3, V4, V5 और V6 ये हमारे क्या हैं, चेस्ट के लिए। तो टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, लीड 12 होती हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या होगी, देखिए राइट आर्म पर एक लगेगा, लेफ्ट आर्म पर, जहाँ राइट आर्म पर लगाया है उसी सेम तरीके से लेफ्ट आर्म पर लगेगा। राइट लेग और लेफ्ट लेग हो जाएंगे। V1 कहाँ लगाएंगे, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, इसके 4थी और 5वीं रिब के बीच में। V2 कहाँ लगाएंगे, ओवर 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, वही 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन V1 को हमने लगाया था राइट साइड में, V2 को लगाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों ही 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होंगे। V3 कहाँ लगाएंगे, इन दोनों के बीच में, राइट और लेफ्ट के बीच में, ठीक है, सॉरी V2 और V4 के बीच में। तो पहले V4 देखते हैं, V4 कहाँ होगा, ओवर लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ओवर लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मतलब 4थी और 5वीं रिब के बीच में तो V1 V2 आ गए थे, तो 5वीं और 6ठी के बीच में लेफ्ट साइड में क्या आएगा, V4 आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, V3 आ जाएगा। V5 कहाँ लगाना है, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। और V6 कहाँ आएगा, V4 और V5 के बीच में, मिड एक्सिलरी लाइन पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लीड्स को प्लेस करना है। लीड्स को प्लेस करने के बाद देखिए, लीड्स 1, 2, 3 आर कॉल्ड limb leads. The electrodes that form these signals are located on the limb, one on each arm and one on each leg. तो हमें limb leads का पता लग गया कि दोनों पैरों में एक एक है और हाथों में एक एक है, okay. Lead 1 is the voltage between the left arm and
राइट आर्म। तो अभी हम इलेक्ट्रोड्स के बाद लीड्स की बात कर रहे हैं। तो लीड 1 क्या करेगी? लीड 1 उस वोल्टेज को कैरी करती है जो हाथों में है, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में है। लीड 2 क्या करेगी? जो पैरों में है, लेफ्ट लेग और ये लेफ्ट लेग और राइट आर्म के बीच का जो वोल्टेज है उसे कैरी करती है। लीड 3 क्या है? लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म के बीच का वोल्टेज कैरी करती है। तो ये तीनों पॉजिटिव वोल्टेज को कैरी करती हैं। ओके, तो ये लिम्ब लीड्स के बारे में है, लीड 1, 2 और 3। अब ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स आती हैं। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स क्या होंगी? देखिए यहाँ लिखा है AVR, AVL, AVF। जब आप किसी की भी ECG उठा के पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये AVR क्या है? ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ये कहाँ के कंडक्शंस लेके आएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन राइट आर्म, ऑन राइट आर्म। ओके, तो ये राइट आर्म के इलेक्ट्रोड्स को कैरी करता है। द नेगेटिव पोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड एंड लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव पोल का कॉम्बिनेशन कहाँ होगा? लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। तो फिलहाल आप इतना भी ध्यान रखें कि ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं, यूनिपोलर जो लिम्ब लीड्स हैं वो वो इस तरीके से हैं, AVR, AVL, AVF। ठीक है, तो AVL में क्या होगा? ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। AVR में क्या होगा? ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। और AVF में क्या होगा? ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। ठीक है, उसके बाद प्रीकार्डियल लीड्स होती हैं। प्रीकार्डियल लीड्स को हम V लीड्स भी कहते हैं। चेस्ट लीड V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ये हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं 6 लीड को चेस्ट पर, और इनके पास कैसा होता है? नेगेटिव पोल या नेगेटिव कंडक्शन होता है। तो ये करंट के कंडक्शन की बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो किस तरीके से होता है? SA नोड, फिर AV नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर्स। ये नॉर्मल कंडक्शन है हार्ट का, कंडक्टिंग सिस्टम। ये हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि इनकी प्लेसमेंट क्या होती है। तो ऐसे नोड से जो है वो कंडक्शन AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक जाता है। उसके बाद यहाँ बंडल ऑफ हिज होते हैं, बंडल फाइबर्स होते हैं और परकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट हार्ट का कंडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ जो P वेव है उसे एट्रियल डीपोलराइजेशन से समझते हैं कि P वेव आपको जो भी दर्शाती है वह एट्रियम का डीपोलराइजेशन है। उसके बाद एक होता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ आप नीचे ECG ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये है P वेव। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये QRS कॉम्प्लेक्स है। ये क्या दिखाता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स किस तरीके से डीपोलराइज होते हैं। T वेव क्या होती है? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन। इसके बाद में जो एक सेक्शन आता है ये T वेव का होता है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। क्या? तो ये इस तरीके से आप जो है वो एक नॉर्मल ग्राफ को या नॉर्मल ECG को देखेंगे। ठीक है, ये पूरा तो सही नहीं बन पाया है पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स होता है जो सबसे बड़ा रहता है, ये P वेव होती हैं और ये T वेव होती हैं। क्या
दर्शाती हैं। ये पी वेव का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस का मतलब होता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो पी आर इंटरवल क्या होगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस डिले इन एवी जंक्शन, एवी नोड में जो डिले होता है। डिले अलाउज द टाइम फॉर एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस डिले से क्या होगा? एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले। तो ये क्या कहा गया है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। ईसीजी का जो पेपर होता है, ईसीजी ग्राफ होता है, उसे हम हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं। इसके अंदर कुछ आप छोटे बॉक्स देखेंगे, तो जो एक छोटा बॉक्स है वो 0.04 सेकेंड को डिनोट करता है, और ऐसे ही 5 छोटे छोटे बॉक्स मिलकर के एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं जो कि 0.20 सेकेंड को डिनोट करता है। ठीक है, वर्टिकली जो एक बड़ा बॉक्स होता है वो हमें वोल्टेज के बारे में बताता है, तो 0.5 मिली वोल्ट, ये वोल्टेज के बारे में। एक नॉर्मली प्रिंटेड ग्रिड होती है, ये हमने जान लिया कि एक जो छोटा बॉक्स होता है वो 0.04 सेकेंड्स को, और जो बड़ा बॉक्स होता है वो 0.2 सेकेंड्स को दिखाता है। एवरी 3 सेकेंड इज मार्क्ड बाय वर्टिकल लाइन, तो हर 3 सेकेंड का जो मार्क है वो वर्टिकल लाइन पे शो किया गया। रेट और रिदम को मैनेज करने के लिए हमारे हार्ट के पास क्या है? पेस मेकर होते हैं। तो पेस मेकर हम ऐसे नोड को कहते हैं जो कि 60 to 100 बीट पर मिनट हार्ट को बीटिंग करवाते हैं। तो ये पेस मेकर ऐसे नोड कहे जाते हैं। एवी नोड क्या होते हैं? बैकअप पेस मेकर होता है, उसमें हार्ट जो है वो 40 to 60 बीट पर मिनट तक चलता है। वेंट्रिकल सेल्स बैकअप पेस मेकर होते हैं जो 20 to 45 बीट पर मिनट तक होते हैं। okay. तो एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट फिजियोलॉजिकल रिदम या नॉर्मल साइनस रिदम क्या होती है? इसमें नॉर्मल साइनस रिदम प्रोड्यूसेस द प्रोटोटिपिकल पैटर्न ऑफ पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो एक जो नॉर्मल पैटर्न हम देख रहे हैं इसे हम नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं या नॉर्मल कार्डियक रिदम कहते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। ओके, जनरली डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल साइनस रिदम इज कंसिडर्ड एज कार्डियक एरिथमिया। अगर इसको किसी भी तरह से डेविएट, मतलब इससे अलग अगर कुछ भी आप देखते हैं तो हम उसे कार्डियक एरिथमिया समझते हैं। ठीक है, एब्सेंट पी वेव विद इर्रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज हॉलमार्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर पी वेव आपको नहीं मिले, इस तरीके से ग्राफ हो, तो आप उसे क्या समझेंगे? एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। ये बीमारियां क्या होती हैं ये हम और डिटेल में समझेंगे बाद में, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में आप समझ सकते हैं ईसीजी को देख करके पी वेव की एब्सेंट होने पर। ए सॉ टूथ पैटर्न ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज हॉलमार्क ऑफ एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर कैसे देख सकते हैं? सॉ टूथ, जैसे आरी के दांते होते हैं कि इस तरीके की अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखें तो उसे हम एट्रियल फ्लटर समझ सकते हैं। साइन वेव पैटर्न इज हॉलमार्क ऑफ वेंट्रिकुलर फ्लटर। और पी वेव्स विद वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज फास्ट रेट देन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया।
पी वेव अगर एब्सेंट हो और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो इर्रेगुलर हो, फास्ट रेटिंग में हो, तो हम उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया समझ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो ईसीजी या ईसीजी पैटर्न से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि रिदम का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेट रेट, स्टेप 1 में हम रेट को कैलकुलेट करें, रेगुलरिटी देखें, पी वेव को असेस करना है, पी आर इंटरवल को चेक करना है, ये ना पी आर इंटरवल है, इन्हें चेक करें, क्यू आर एस ड्यूरेशन को देखें। ये नॉर्मल रिदम एनालिसिस के लिए है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पैथोलॉजिकली अगर पी वेव टिपिकली अपराइट है, मोस्ट लीड एक्सेप्ट EVR के लगभग सभी में अपराइट है, ऊपर ही है ग्राफ पैटर्न में, इस तरीके से ही है। AVR को छोड़ करके अनयूजुअल पी वेव एक्सिस कैन इंडिकेट एक्टोपिक आर्टीरियल पेसमेकर। और अगर पी वेव अनयूजुअल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो वो एट्रिया का इनलार्जमेंट हो सकता है। पीक पी वेव वाइल लार्ज लेफ्ट एट्रियम गिव टू हम बाइफिड पी वेव। ओके, तो दो तरीके की दो पी वेव भी हो सकती हैं, बाइफिड जो बाइफरकेट होती हैं बीच में से, वो भी आपको मिल सकती हैं। तो पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ लिखा हुआ है कि 0.12 सेकेंड तक का इसका जो है एम्पलीट्यूड रहता है, उसमें आप पैथोलॉजीज को समझ सकते हैं। ऐसे पी आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल हमें क्या बताते हैं? इज मेजर्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पी वेव टू बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड कंडक्शन थ्रू एवी, इसका जो कंडक्शन है वो एवी नोड के थ्रू होता है। ऐसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्यू वेव से शुरू होता है और एस वेव पर ख़त्म होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकेंड तक रहता है। ठीक, तो ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में आपको बताते हैं। इतना लंबा जो कॉम्प्लेक्स बनाने का कारण क्या बताया है कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स का जो मास है वो एट्रियम के कंपैरिजन में लार्ज होता है। ST सेगमेंट क्या होगा? जहाँ S वेव ख़त्म होती है और T वेव शुरू होती है। ओके, आइसो इलेक्ट्रिक रहता है ये, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ST सेगमेंट को देख करके ही हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस्कीमिया के बारे में पता करते हैं। T वेव है, T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, ये अपराइट मतलब ऊपर की तरफ ही होता है AVR में, और V1 में आपको नीचे की तरफ मिलता है T वेव। इन्वर्टेड T वेव का मतलब क्या होगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इस्कीमिया है, MI है। QT इंटरवल क्या होता है? QT इंटरवल मेजर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टू T वेव। तो QRS कॉम्प्लेक्स जहाँ से शुरू होता है वहाँ से T वेव तक का हमें मेजर करना होता है। ये आप समझ तो रहे हैं कि किस तरीके से हम मेजर करते हैं। हमने बॉक्स की वैल्यू आपको बता दी, वर्टिकल लाइंस कहाँ 3 सेकंड पे होंगी वो भी हमने देख लिया। तो उसी से हम काउंट करेंगे कि इस इंटरवल में कितना ड्यूरेशन लग रहा है। अगर उस ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है तब हम उसे पैथोलॉजिकल कंसिडर करेंगे। क्या, जैसे QT वेव अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो वेंट्रिकल टैकीएरिथमिया
मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। यू वेव वो हाइपोथेसिस रहता है, हाइपोथाइज टू बी रीपोलराइजेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यू वेव कभी हम ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमने ईसीजी के बारे में पढ़ा और यहाँ हमारा कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको हैं तो आप हमसे बिल्कुल पूछिए, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।